हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज फिर हम एक बार शमसुल इस्लाम साहब से मिल रहे हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत ही जाने माने प्रोफेसर रह चुके हैं और जाने माने लेखक हैं। आरएसएस के सिलसिले में बहुत सी किताबें और सोशल एक्टिविज्म में बहुत बड़ा नाम है। जिस तरह से वो हर जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं, वो उसके साथ ही पहचाने जाते हैं। पिछले हफ्ते जब हमने उनसे बात की थी तो उसको आपने बहुत पसंद किया था, और उसकी वजह यह है कि बहुत ही जो डेटा स्टेटिस्टिक्स वो देते हैं, अपने रेफरेंसेस देते हैं, वो बहुत ही ठोस होते हैं। और इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो इजराइल फिलिस्तीन जंग और भारत का रवैया। भारत के फॉरेन मिनिस्टर अभी हाल ही में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी, यानी जिन्हें मैं बहुत ही साफ लफ्जों में अगर कहूं कि इजराइल के एजेंट मुस्लिम मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशन जीसीसी, उसकी मीटिंग में वो रियाज में गए थे। उसके अलावा आखिर में हम बात करेंगे, विश्व हिंदू परिषद ने अपनी लीगल सेल के जरिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है कि तकरीबन 30 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को बुला करके ये मशवरा किया है, अगर उस खबर को बिटवीन द लाइंस में समझूं, कि हिंदुत्व का एजेंडा कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि आरएसएस के सिलसिले में बहुत ही डॉक्यूमेंट्स के साथ बहुत सी किताबें लिखी हैं शमसुल इस्लाम साहब ने। वो और बेहतर अंदाज में इसको बता सकेंगे, पीछे की कड़ियों को जोड़ के बता सकेंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर गए थे रियाद, सऊदी अरब की राजधानी, और वहां जीसीसी फॉरेन मिनिस्टर से एक तो जो जलसा था उसमें मिले, और अलग अलग फॉरेन मिनिस्टर से सारे मुल्कों से उन्होंने मुलाकातें की हैं। क्या कुछ है कहने को, तो उन्होंने ये कहा कि हम सीज फायर की सपोर्ट करते हैं, इजराइल फिलिस्तीन, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या बिल्कुल हम भी अमेरिका की तरह से झूठ बोल रहे हैं? हमारे यहाँ दो कहावतें होती हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलना, और एक और कहावत होती है, घड़ियाली आंसू बहाना। मतलब जब इन दोनों को आप मिला देते हैं तो वो भारत की हिंदुत्व सरकार बनती है। गिरगिट की तरह रंग बदलना और उसके बाद घड़ियाली आंसू बहाना, और अपनी शर्मनाक चीजों को छुपाने के लिए। और जयशंकर उसी काम को करने के लिए वहां पर गए मेरे याद में। ये मैं आप में से बहुत सारे सुनने वाले जानते होंगे, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपकी याददाश्त ताज़ा कराना चाहता हूं कि ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है, ये बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया और यूएई का मिलाकर एक आर्थिक, एक इकोनॉमिक रिश्ते ठीक ठाक करने के लिए, इकोनॉमी को कैसे मिलकर बढ़ाया जाए, उसको उसका एक फोरम है। और बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है, क्योंकि सब दुनिया में सबसे ज्यादा तेल इनके पास है, जो सारी दुनिया जिस पर चलती है। और शायद इसकी कभी कल्पना या इसकी जो बुनियाद रखी गई होगी वो इसलिए रखी गई थी कि आप अपनी अहमियत को दुनिया की इकोनॉमी के अंदर आप पहचान करा सकें। लेकिन जैसे बहुत सारी जगह हुआ है, एशिया अफ्रीका के अंदर हुआ है, कि ये जो तंजीमें बनी थी, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, ये जिनके खिलाफ बनी थी, ये उनके हाथों में आ गई और उनके हथकंडों को ही पूरा करने के लिए इनका इस्तेमाल होने लगा। और आज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो उसी काम को करती है। अगर उस काम को अगर नहीं कर रही होती तो आज शायद जयशंकर भी वहां पर कल ना होते रियाद के अंदर। देखिए, बात यह है, उन्होंने जो फरमाया, मैं सोचता हूं कि अंग्रेजी में उनकी तकरीर थी, लेकिन मैं उसका हिंदी में उनका लबोलुबाब बताता हूं, बल्कि उसका उनको कोट कर रहा हूं मैं। ये हिंदी ट्रांसलेशन मेरा है। गाजा में आज की स्थिति
अब बहुत साफ रूप से हमारी सबसे बड़ी फिक्र है। इस ताल्लुक में भारत की स्थिति उसूली तौर पर बिल्कुल सही रही है। हालांकि हम आतंकवाद और बंधक बनाने के कामों की निंदा करते हैं। हम निर्दोष नागरिकों की लगातार मौत से बहुत दुखी हैं। यानी जो 7 अक्टूबर हुआ था, हम उसको कंडेम करते हैं, लेकिन उसके बाद जो लगातार कत्लेआम हो रहे हैं, हम उसको कंडेम करते हैं। ये किसी भी तरह से गलत है और इसको मानवीय जो कानून है, जो ह्यूमन राइट्स के जो लॉज हैं, उसको ध्यान में रखना जाना चाहिए। हम फौरन जंग बंदी हो इसका समर्थन करते हैं। अभी उनकी बात खत्म नहीं हुई है। आगे उन्होंने कहा, बड़े मुद्दे पर लगातार हम फिलिस्तीनी मुद्दे पर 2 स्टेट के सॉल्यूशन का समर्थन करते हैं, तो हम साथ खड़े हैं। हमने फिलिस्तीनी तंजीमों और उनकी ताकत को, उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के अंदर योगदान दिया है। जी, शर्म नहीं आ रही है इस बंदे को ये कहते हुए। जहां तक इंसानियत से जुड़े हुए मामलों का सवाल है, हमने राहत पहुंचाई है और यूनाइटेड नेशंस को उस काम को करने में अपना समर्थन बढ़ाया। खैर, ये गिरगिट की तरह होता है हिंदुत्व से जुड़ा हुआ आरएसएस का कोई भी आदमी। एस जयशंकर भी वही हैं, तो उन्होंने तो ये करना ही था और ये घड़ियाली आंसू भी बहा सकते हैं। लेकिन वहां किसी ने, किसी अखबार वाले ने, ये मंत्री लेवल की मीटिंग हो रही थी काज़मी जी। किसी ने नहीं पूछा कि जनाब आप सबसे एक काम तो कर दीजिए, उनको हथियार देना बंद कर दीजिए। किसी ने उनसे ये नहीं कहा कि अब तो इंग्लैंड ने भी जनाब हथियार देना बंद कर दिया है। हालांकि इंग्लैंड ने जो हथियार देना बंद किया है उसमें 98% खुला है, उसमें जो बंदिश लगाई है वो 2% हथियारों पर बंदिश है, 98% चल रहे हैं। आप भारत से बराबर हथियार जा रहे हैं। भारत इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर है इजराइल को। तो ये जो इजराइल के बम चल रहे हैं, जो हवाई जहाज चल रहे हैं, जो ड्रोन्स चल रहे हैं, जो टैंक चल रहे हैं, जिसके सारा बारूद बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान से जा रहा है, तो ये तो वहां पर शायद फिलिस्तीनियों को जिंदगी देने का है। ये तो राहत पहुंचा रहा है, उनको ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, उनको दवाइयां पहुंचा रहा है, उनको गिजा पहुंचा रहा है। सारे अस्पताल आपने खत्म कर दिए हैं, सारे स्कूल आपने खत्म कर दिए हैं। एक वेस्ट के एक विद्वान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने तो जेनोसाइड जिस तरह से होता है कत्लेआम, उसको स्टोलोसाइड एक नाम दिया, यानी स्कूलों का कत्लेआम उन्होंने एक टर्म दी है। बहुत अहम टर्म है। अगर ये अंग्रेजी में बात हो रही होती तो मैं उसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकता। यानी आपने लोगों को मारने के साथ 2% जो आपने फिलिस्तीनियों को मार दिया है, उसके साथ आपने जान बाकायदा प्लान करके स्कूलों को खत्म किया है, अस्पतालों को खत्म किया है, हेल्थ सेंटर्स को खत्म किया है। आपने जो पानी के स्रोत थे, पानी जो कुएं थे, जो नदियां थी, आपने उनको खत्म किया है। आपने उनमें जहर की दवाइयां डाली हैं, आपने एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर किया है। और अभी एक डॉक्टर लौटी हैं, मैं उस मैडम डॉक्टर को सलाम करता हूं। उनका नाम है डॉक्टर विक्टोरिया रोज। आपने उनका इंटरव्यू, उनका वीडियो इंटरव्यू है, जरूर आपने देखना चाहिए। वो 3 महीने के करीब वहां पर गई थी, अपने आप जिंदगी को रिस्क पे लेकर गई थी। और उन्होंने वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा, प्लीज जरूर देखें डॉक्टर विक्टोरिया रोज का वीडियो। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कभी ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं ये सब देखूंगी। मैंने जो बहुत बुरी हालात में जिन मरीजों को देखा है वो 80% बच्चे हैं। 80% बच्चे हैं। यानी ये सारे बच्चे जो हैं, जो मारे जा रहे हैं, मारे गए हैं, जिनको इतना जख्मी किया गया कि वो बचेंगे नहीं, ये तो सारे हमास के मेंबर हैं। ये तो हमास के लोग हैं जिनको खत्म करना चाहता है इजराइल और नेतन्याहू।
80%। और जो मारे गए उसमें मैंने पिछली बार आपको बताया था कि 65% जो तमाम लोग फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं उसमें बच्चे और औरतें हैं, 65%। तो अगर किसी देश के अंदर 80% जो मारे जा रहे हैं, जो मरने के करीब है बच्चे, उनको बहुत भयानक जख्मी कर दिया गया है, अगर वो हमास में है, 65% औरतें और बच्चे जो मार दिए गए हैं वो हमास में है, तो फिर हमास को तो दे देना चाहिए पूरा फिलिस्तीन। उसको तो यूनाइटेड नेशंस ने मान लेना चाहिए कि भाई ये तो हमास वाकई में वहां की जनता को रिप्रेजेंट करता है। तो ये विक्टोरिया रोज का आप जाने। और उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि एक बच्ची जो टर्किश है, जो अमेरिकी नागरिक है, वो टर्की की नागरिक भी है। दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिसमें दोनों देश की नागरिकता आप ले सकते हैं। जी। वहां की एक बच्ची है असिनूर एजगी आईगी, 26 वर्ष की बच्ची है और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में वो पढ़ती है, बहुत विद्वान मानी जाती है। और इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी मूवमेंट फिलिस्तीन के लिए उन्होंने बनाया हुआ है, और ये गाजा में नहीं बल्कि वेस्ट बैंक में जो फिलिस्तीनियों की जगह ज़ायनिस्ट कब्जा कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनकी औरतों को रेप कर रहे हैं, बच्चियों को उठाकर ले जा रहे हैं, उनके बाग जला रहे हैं, उनके कुओं को खत्म कर दे रहे हैं, उनकी फसलों को खत्म कर दे रहे हैं, वो उनकी मदद के लिए मुजाहरों में शामिल होने के लिए वहां पर गई हुई थी। ये 26 साल की बच्ची। और इसको सारी दुनिया का प्रेस कह रहा है, यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि ऊपर छत पर दो इजरायली आर्मी के लोग खड़े थे और सीधा उन्होंने निशाना बनाया इस बच्ची को, इसी बच्ची को निशाना बनाया। और यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि इस पर इंटरनेशनल एक इंक्वायरी होनी चाहिए। अरे ये अकेला केस नहीं है, एक एक लोग जो मारे गए उस पर इंटरनेशनल इंक्वायरी होनी चाहिए। आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसने कहा है कि इसको गिरफ्तार करके यहाँ पर हमको दिया जाए, इजराइल के कमांडर्स को, इजराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर है उसको किया जाए। और इसके साथ ये अकेली बच्ची नहीं है जो जिसने अपनी जान गंवाई और हमदर्दी की है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आप इतना आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। सियोल के अंदर फुटबॉल के मैच हो रहे हैं, सियोल के अंदर फुटबॉल के मैच हो रहे हैं, और मैं अभी शंकर पर आऊंगा। असल में वो बात करते करते जरा सा इधर निकल आइए, शंकर पर मैं आऊंगा। और ये शर्म भी नहीं आएगी शायद रियाद के अंदर जो मुसलमान शेखों के रिप्रेजेंटेटिव के सामने जो बकवास कह रहा हूं मैं, जयशंकर के उसके बकवास जो उसने की। तो ये सियोल के अंदर मैच हो रहा है और उस मैच के अंदर साउथ कोरिया की टीम और फिलिस्तीन की टीम का मुकाबला है कि कौन आगे वर्ल्ड कप के अंदर कौन पहुंचेगा। उसके कई स्टेजेस होंगे। आप जानते हैं वहां क्या हुआ है? पूरा का पूरा जो 20,000 के करीब में जो देखने वाले थे, मैच के देखने वाले थे, उनमें ज्यादातर फिलिस्तीन का झंडा लिए हुए थे। और वो फिलिस्तीन जिंदाबाद, इजराइल बाहर जाओ, ज़ायनिज्म मुर्दाबाद, इसके नारे लगा रहे थे जी। और उसके बाद यानी इन सारे वाकयात को देख के वाकई शर्म आती है। अपने मुल्क पर भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं है, FIR होती है यहाँ कोई अगर फिलिस्तीनी झंडा लेकर के चले। और अरब मुल्कों में जहां मुसलसल UAE, सऊदी अरब और जॉर्डन के रास्ते से बाकायदा ट्रकों के जरिए इजराइल को सप्लाईज पहुंच रही हैं, जिसमें हथियार भी मौजूद हैं, हवाई अड्डों से हवाई जहाजों के जरिए जा रहे हैं। वहां किसी ने नहीं कहा कि जनाब, कोई अखबार वाला भी वहां था या नहीं था पता नहीं, उनको भी आने दिया गया हुआ नहीं आने दिया गया, उनको ये नहीं कहा कि जनाब आप सब कुछ कर दें, आप कम से कम अपने देश में फिलिस्तीन का झंडा तो लहराने दें, उसको लेकर तो निकलने दें। अरे मैं इस बीच में हल्का सा इंटरव्यून कर रहा हूं। सऊदी अरब में जो लोग हज के लिए और उम्रा के लिए जाते हैं, मक्का में बाकायदा वो जो एक खास कपड़ा होता है फिलिस्तीनी
व्हाइट चेक वाला, जी वो पहन करके जाना जुर्म हुआ है सऊदी जी अरब जी में। जी, और गिरफ्तार कर लिए जाएंगे तो आप गिरफ्तार गिरफ्तार कर कर लिए लिए जाएंगे। जाते हैं फिलिस्तीनी झंडा। अब ये सऊदी अरब या जीसीसी मुल्कों के लोग जी फिलिस्तीनी झंडे को अगर वाकई सपोर्ट करने वाले होते जी, तो यहां तक बात ही ना आती जी। अगर ये बोलने से ही समर्थन कर देते तो अमेरिका को 50 बार सोचना पड़ता, इंग्लैंड को 20 बार सोचना पड़ता, जी, फ्रांस को 50 बार सोचना पड़ता, इंडिया को सोचना पड़ता। और उसके बाद मैं एक और बात बताता हूं कि इजराइल के समर्थकों का एक वकीलों का संगठन है इंग्लैंड के अंदर, उसके अध्यक्ष हैं लॉर्ड एलेक्स कार्लाइल। ये उसके वो है, ब्रिटेन के हैं ये, और बहुत बहुत मशहूर वकील हैं। तो इन्होंने जब वो 2% वाली पाबंदी लगाई है, हालांकि खबर तो ऐसी आई कि पूरी पाबंदी उस पर बात गया, तो उन्होंने इंडिपेंडेंट अखबार के अंदर, वहां का एक बड़ा मशहूर अखबार है, उसके अंदर एक लेख लिखा और उसका समर्थन किया इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का। तो उस पर नाराज हो गए जो इजराइल समर्थक, जो कानून वकील हैं। तो उन्होंने इनको बहुत बदतमीजी की, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने प्रेसिडेंट होने के ना। वो जो प्रो इजराइल लॉबी है लॉयर्स की, उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि ये जेनोसाइड हो रहा है। अच्छा, अब जरा सा हम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल पर आ जाएं। मुझे लगता है कि जैसे आप फिलिस्तीनियों की जो रोज आप जो लगभग 150 लोगों की आप हत्या कर रहे हैं, किसी किसी दिन तो आप 1,000 लोगों की हत्या कर देते हैं, एवरेज 150 लोगों की निकल कर आ रही है। एक साल के अंदर सिर्फ 29 दिन और रह गए हैं एक साल पूरा होने में, वहां जो कुछ हो रहा है। तो उसमें आपने उनसे ये तक नहीं बात की कि भाई हमने प्राइवेटली उनसे कहा कि जनाब ऐसा मत करिए, हथियार मत भेजिए, आप कत्लेआम में शामिल मत होइए, या आप कम से कम बकवास बंद करिए। आप बकवास बंद करिए कि आप ये सब जो बोल रहे हैं। और भारत जैसे देश के लिए मतलब ये, और जो हिंदुत्ववादी जो शासक है उनको तो शर्म नाम की कोई चीज है ही नहीं। अच्छा, लेकिन एक चीज मेरे जहन में आ रही है सर, बीच में बात जरा वो हो जाएगी, बीच में मैंने आपको रोका उसके लिए। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपको इतना लंबा तजर्बा है, आप शायद हजारों आर्टिकल लिख चुके होंगे, अखबारात में आपके मज़ामीन आते हैं, और बहुत सी दुनिया की सियासत को जानते हैं, बहुत से मुल्कों में भी आप गए हैं। ये जो मीटिंग हुई, जिस तरह से रिपोर्टिंग हुई, क्या बंद कमरों में ये बात नहीं हुई होगी कि फिलिस्तीनियों को और कैसे बेहतर अंदाज में कत्ल किया जाए, खत्म किया जाए? क्योंकि ये बात बहुत ही अहम है, उस एंगल से भी सोचने की जरूरत है। देखिए देखिए, इजराइल के सारे दोस्त अरब मुल्क, इजराइल का दोस्त भारत, ये जब बैठ करके बात करेंगे, जबकि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इतनी ताकतवर हो चुकी है कि जहां चाहती है हिट कर देती है, तेल अवीव में हिट करती है, जेरूसलम में करती है, हैफा में करती है, हर जगह करती है, किर्यात शमोना में करती है। तो क्या ये हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि ये सारे इजराइल के सपोर्टर, क्या इन्होंने ये नहीं वहां किया? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर जश्न के लिए मिले हैं। देखिए ना, एक आदमी इतना साफ झूठ बोलकर जा रहा है कि हम तो फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए मदद दे रहे हैं। हमने उनके जो संस्थाएं हैं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या होंगी ऑर्गेनाइजेशन? अस्पताल होंगे, स्कूल होंगे, यूनिवर्सिटीज होंगी, यही होंगे नहीं ना। नहीं नहीं सर, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं। देखिए, इस वक्त भी, इस जंग के दौरान भी, हमास ने पिछले दिनों एक शिकायत की, बहुत ही सीरियस, फिलिस्तीनी अथॉरिटी के सिक्योरिटी सिस्टम की, कि साहब हम जेनिन में कार्रवाई करने वाले थे इसराइल के खिलाफ, और उन्होंने पहले ही डिफ्यूज कर दिया। उसके बाद उन्होंने यह भी बयान दिया कि कम से कम शर्म करो, तुम इसराइल के एजेंट के तौर पर काम करते हो और तुम हमारे लोगों को गिरफ्तार कर करके इसराइल को दे रहे हो। तो ये देखिए, हुआ ये है, मैं तो अक्सर कहता हूं, फिलिस्तीन मामले पर पूरी दुनिया ने तकरीबन बेईमानी की है कि
महमूद जलालत अब्बास की है भाई साहब, बेईमानी नहीं, जलालत की है। महमूद अब्बास को प्रोजेक्ट किया गया वेस्टर्न मीडिया के जरिए फिलिस्तीन का नुमाइंदा, और वो है असल में इजराइल और अमेरिका का एजेंट। तो उसके साथ सपोर्ट की बात, मुझे याद है जब हमारे प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट गए थे कुछ कंप्यूटर्स लेकर के रामल्ला, तो रास्ते में इजराइलियों ने रोक दिया था। और यानी सीधी सीधी सिंपल सपोर्ट पहुंचाने में भी उस रामल्ला में बैठे हुए एजेंट पर भी ऐसी नजर है। अच्छा, पिछले दिनों हमने जिक्र किया था कि महमूद अब्बास सऊदी अरब गए थे इस मीटिंग से पहले, और वो अचानक जब वेस्ट बैंक में हमले बढ़े तो वो अपना विजिट शॉर्ट करके वापस चले गए। कोई तफसील नहीं आई कि वो आखिर क्या बात करके गए थे। असल में तो फिलिस्तीनी कुछ एजेंट हैं जो खुद फिलिस्तीनियों के कत्ल में शामिल हैं, और उन कातिलों को मदद करने को भारत जैसा मुल्क कहता है हमने फिलिस्तीनियों की मदद की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस नैरेटिव का और इसका जो है ये भी समझना बहुत जरूरी है। नहीं, ये तो आप सही फरमा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इस पहलू को लिए बिना भी, यानी ये तो एक बहुत छोटा सा गुरुगा है ना जिसका आपने नाम लिया, ये तो बड़े बड़े गुरुगे जो हैं वो जो कर रहे हैं, वो तो इतना इतना शर्मनाक है। जो ये गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल की मीटिंग है, ये जो मैं कह रहा हूं, ये जश्न के लिए बुलाई गई मीटिंग, ये कोई उनके लिए दुख व्यक्त करने के लिए नहीं की गई। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आज करना चाहता हूं, वक्त बहुत कम है, कि हजारों की तादाद में जब 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को काम से निकाल दिया गया इजराइल से, उनके साथ जो बुरा हो रहा है आप जानते हैं, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। जो इजरायली फलस्तीनी है, जो अरब इजराइल के हैं, उनका कैसे किया जा रहा है, लेकिन उनकी नौकरियां खत्म कर दी गई, उनमें से लाखों को जेल में डाल दिया गया। उनमें कितने जेल में मर गए उसका कोई आंकड़ा हमारे पास, हमारा कोई डेटा नहीं है। जो हिंदुस्तान से जो लोग भेजे गए थे उनके साथ वहां क्या हो रहा है जरा सुन लीजिए। ये आज इंडियन एक्सप्रेस में पहली लीड है, यानी पहली खबर है। छोटे लाल 42 साल, जौनपुर में ये एक राजमिस्त्री थे। इनको यहां पर एक टेस्ट करा के उनका इम्तिहान लेकर के वो प्लास्टर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उनको लेकर जाया गया था कि 1.5 लाख रुपया महीना उनको भारत के रुपए की दिया जाएगा। उनसे अब वहां सफाई का काम किया जा रहा है। ये उनका इंटरव्यू है आज। वो अब 800 रुपए रोज के अंदर वो सफाई का काम कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि ये वो काम नहीं था जिसके लिए मैं आया था। दूसरा है वीना नाथ गुप्ता, ये यूपी के मऊ से हैं। इनका भी स्किल टेस्ट हुआ था जाने से पहले। अब ये एक लेबरर के तौर पे काम कर रहे हैं और सामान उठाने का काम करते हैं अब ये, और ये वापस आना चाहते हैं, लेकिन वापस आने का इनको पता नहीं लग रहा है कि ये कैसे वापस आएंगे। अमरेश मधेशिया 44, एक कारपेंटर है सिवान बिहार से। इनका भी स्किल टेस्ट हुआ था, और आप जानते हैं स्किल टेस्ट जो थे सरकार की 2 एजेंसीज ने की थी, और इजराइल से रिक्रूटिंग एजेंसीज के चीफ आते थे, वो उसके अंदर बैठते थे। उनका स्किल टेस्ट हुआ। वो जो है अब वो कह रहे हैं कि मैं जो आया गया था एक बढ़ई के तौर पर, स्किल टेस्ट के तौर पर, कारपेंटर के तौर पे मैं आया था। अब मैं जमीन साफ कर रहा हूं, मॉपिंग कर रहा हूं, जिसको पोछा लगाना कहते हैं। मैं सीमेंट की बोरियां ढो रहा हूं, और मैं लोहे की रॉड्स ढो रहा हूं। समझ गया? इजराइल से जो लोग गए थे उसमें सैकड़ों लोग वापिस आ गए हैं, और बाकियों को इसलिए नहीं भेजा जा रहा है क्योंकि उन्होंने क्लेम किया हुआ है कि हमको वो तनख्वाह जिस पर तय किया गया था वो हमको दिया जाए जी। और इजरायली अब मांग कर रहे हैं कि हमके मोल्डोवन या चाइनीज या एक असल में इसमें एक मुसलमान देश भी है जिसको आप सो कॉल्ड मुसलमान देश कहेंगे, उसके लोगों को भी चाइनीज, मोल्डोवन या उज्बेक वर्कर चाहिए उनको। और इजरायली जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का हेड है उसने कहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ रिश्वत खाई गई है। रिश्वत शब्द तो उसने इस्तेमाल नहीं किया, कि जिन लोगों को यहाँ भेजा गया है वो बिल्कुल नालायक है, नाअहल है, ज्यादातर वो हमारे काम के नहीं है।
यानी उनके सपने चकनाचूर हो गए जो अपनी जान की बाजी लगा करके इजराइल में काम करने के लिए गए थे। जी जी। ये उनके फैमिली के लोग, उनके सभी लोग जो हैं वो ये मतलब जनाब, ये इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट लीड जो सबसे पहली न्यूज होती है हेडलाइन पर, उसको कहते हैं। आप इसको आज आप इसको जरूर पढ़िए। फॉल्टी सिलेक्शन, लैक ऑफ स्किल्स, शो पीस, इजराइल जॉब स्कीम फॉर इंडियंस बिगिंस टू अनरेवल। जी, सब। और ये आज पहली किस्त है, अभी इसके बाद कई किस्तें और आने वाली हैं इस हाँ, डिटेल। अगर रोका नहीं जाएगा तो, अगर हाँ हाँ मुफ्त से रोकी नहीं जाएंगी तो, है ना। हम जी हम यूक्रेन में हमारे आदमी फंसे हैं, अफगानिस्तान में हमारे आदमी फंसे हैं, ईरान हमारे आदमी कहाँ बैंकॉक में जाकर फंसे, उनकी हमको चिंता है। हमको इन पर कोई बयान नहीं आ रहा है। जी जी वो जी। ये कह रहे हैं कि मैं घर लौटना चाहता हूं, मैं इस काम के लिए नहीं आया था, मैं बढ़ई हूं, अब मैं वो तो शायद राजमिस्त्री हूं। वो तो शायद ऐसा लगता है मोदी जी सरकार ये सोचती है कि ये यहाँ रहेंगे तो बेरोजगारी के नारे लगाने वालों में शामिल होंगे, जी। इसलिए इन्हें वहीं जाने दो, कोई बात नहीं, नहीं जहां न्यूज भी। बनी थी ना, उस वक्त न्यूज हाँ बनी थी जी जी कि जी जी। स्किल देखिए, स्किल से आप वहां पर जाएंगे। हाँ और इजराइल का एक ऑफिशियल का ये कहना है कि हम, क्योंकि मोदी के साथ खास दोस्ती है, इसीलिए इन सबको वापस नहीं भेज पा रहे हैं, क्योंकि उसमें फिर एक पॉलिटिकल बड़ा एक मामला पैदा हो जाएगा। जी 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 वहां जी। से हथियार आ रहे हैं। हाँ तो इसको वो हर आदमी, हर इंसान जिसको इंसानियत से प्यार है, और भारत के लोगों के साथ भी कितना धोखा कर रही है मोदी सरकार, जी 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 जी। उसको ये उसको अच्छा समझना अच्छा चाहिए। अच्छा शमसुल इस्लाम साहब, वक्त की कमी रह गई, लेकिन एक बहुत ही अहम इशू है। हो सकता जी है 2 4 5 मिनट हम एक्स्ट्रा कर जी लें, कोई मसला नहीं है। जी जी लेकिन ये जो आज ही इंडियन एक्सप्रेस पे फ्रंट पेज पर ये एक दूसरी खबर भी है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद ने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को बुला करके मशवरा किया है। ये जी और कमाल मुझे ये लग रहा है, अपने पत्रकारिता के तजर्बे के, और मुझसे ज्यादा तो आपको तजर्बा है, इस किस्म की खबरें अब खुल करके सामने नेशनल डेलीज में ऐसे आने लगी हैं जैसे कि ये एक नॉर्मल कोई चीज है। सीक्रेट पहले भी बहुत कुछ होता था, अब खुल करके ये सामने आने लगा। क्या कुछ है ये खबर? नहीं, असल में बाकी सारे अखबारों से गायब है ये एक देश के एक अखबार में ही है, और उसमें इनका विधि विधि पराकोष्ठ है, इनका लीगल सेल। अब आप समझ लीजिए, बड़ा खेल हो रहा है। अब आरएसएस फ्रंट पे नहीं है, अब विश्व हिंदू परिषद फ्रंट पे है, जो आरएसएस की जेबी तंजीम है। इन लोगों ने दिल्ली के अंदर सम्मेलन किया है, जिसमें हमारा लॉ मिनिस्टर शामिल है। जी 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 लॉ जी। मिनिस्टर शामिल है, और उसमें 30 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज। हाँ देखिए, बाबरी मस्जिद के बाद, बाबरी मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो गुंडे, हिंदुत्व के गुंडे 6 दिसंबर 1992 को नहीं कर पाए, वो 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने करा दिया। अब विश्व हिंदू आरएसएस ने समझ लिया है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, लोगों को जमा करने की, उसमें पैसा खर्च होता है, लोग मारे भी जाते हैं जिनको आप ले जाते हैं वहां सेवा के नाम पर, कार सेवा के नाम पर। तो अब वो कोर्ट्स का फायदा उठा रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई आदमी नहीं समझता, तो मुझे लगता है कि वो भारत के बारे में, जो नया उभरता भारत है, उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। अब कोर्ट्स जो हैं, लोअर कोर्ट तो लगभग सारे विश्व हिंदू परिषद के कब्जे में हैं, कुछ एक्सेप्शंस के साथ, कुछ एक्सेप्शंस के साथ। जी, बिल्कुल। यानी, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी एक बड़ा हिस्सा जजिस का जो है वो आरएसएस के मेंबर्स हैं। आप जानते हैं, कम से कम 2 तो हाई कोर्ट के जजेस ने इस्तीफा देने के फौरन बाद ये कहा है कि वो तो आरएसएस के मेंबर थे 30 साल से। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, जिन्होंने छोड़ते ही आरएसएस के वो कार्यकर्ता बन गए, और वो इस मीटिंग में शामिल हैं। उसमें से बहुत सारे इस मीटिंग के अंदर शामिल हैं। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो ट्रिपल तलाक का मामला था, वो ट्रिपल तलाक का मामला इस तरह से आया था, किसी हिंदू औरत ने उस पर, जो अत्याचार हो रहे थे, उस पर मद्रास हाई कोर्ट के अंदर मुकदमा किया हुआ था। तो वो जो जज साहब थे, उन्होंने कहा कि ये तो एक तरफ रखिए, मुसलमान औरत के साथ जो होता है उसको किया जाए। मुसलमान औरत के साथ बहुत बुरा होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। यानी ये ट्रिपल तलाक नाम की कोई चीज इस्लाम में कभी नहीं है, और अगर अगर कभी थी भी तो होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, यकीनी तौर क्योंकि इस्लाम जो है वो मर्दों के लिए नहीं है,
बेशक, इस्लाम बेशक। इस्लाम औरतों के लिए भी, इस्लाम हर इंसान के लिए है, सबके हकूक की जैसी मेरी बिल्कुल, समझ है। तो ये बिल्कुल। जो ट्रिपल तलाक का मामला था वो हिंदू औरत ने अपने उस पर जो जुल्म होता था उसके लिए किया था, और ये हो गया। इसी तरह से अभी यूपी का इलाहाबाद बेंच हाई कोर्ट की, वो कुछ ईसाइयों को पकड़ कर लेकर आए जो घर के अंदर अपनी प्रेयर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये ईसाई बना रहे हैं, तो इस पर वो बंदी बनाकर लाए गए। और जज साहब जो थे उन्होंने इतना लंबा भाषण किया कि ये तो धर्म परिवर्तन हो जाएगा, हिंदू तो माइनॉरिटी में ही हो जाएंगे। यानी ईसाई जो 2.3% से 2% रह गए, जी हाँ, जी हाँ। और मुसलमान जो आजादी के वक्त में 1773-74 के अंदर 23.5% थे, आजादी के वक्त में वो 15-16% थे, और आज 14.14% रह गए। सो हाई कोर्ट के जज साहब ऐसा कर रहे हैं जैसे आरएसएस की शाखा में वो भाषण कर रहे हैं। इसको ले लीजिए आप, बुलडोजर को, बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सोती रही है, बिल्कुल सोती रही है। और मैं सलाम करता हूं जमीयतुल उलमा हिंद को कि यहां पर उन्होंने रीढ़ की हड्डी अपनी मजबूत दिखाई, और उसके बाद वो 2 मुकदमे लेकर आए, एक राजस्थान का और एक मध्य प्रदेश का और एक यूपी का भी शायद, और वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा है कि हम फैसला देंगे। उस पर रोक नहीं लगाई कि फौरन बुलडोजर को आप रोकिए, आप इसको नहीं कर सकते हैं। ये कहा कि हम एक फैसला देंगे। तो पूरा यानी जुडिशरी जो है इन्होंने अपने कब्जे में कर ली है। अब इनको कोई संविधान को बदलने के लिए कोई करोड़ों लोगों को लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यही एनकाउंटर्स के जरिए हो रहा है, एनकाउंटर्स के जरिए हो रहा है जी। मैं एक चीज महसूस कर रहा हूं जो मेरे बीच में जहन में आई, क्योंकि मैं हमेशा इंटरव्यू के दौरान इस तरह से गौर करता रहता हूं कि आम लोगों के जहन में जो सवालात उभर रहे होंगे, मैं उनकी नुमाइंदगी के तौर पर, आपको ये नहीं लगता कि ये जो मुसलमान या दलित या जो भी पिछड़े लोग हैं जिनके साथ ये नाइंसाफियां पुलिस से लेकर के अदालतों तक, और अदालतों में भी लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जो नाइंसाफियां हो रही हैं, अगर इन सब का विश्वास इस पूरे सिस्टम से उठ जाए तो आखिर इस मुल्क का क्या अंजाम होगा? आरएसएस यही चाहती है, सिविल वॉर। यानी वो भारत माँ की महानता की, दुनिया की तीसरी इकोनॉमी की बात करते हो। ये तीसरी इकोनॉमी के लोग हैं जो जाकर वहां पे सफाई कर रहे हैं इजराइल के अंदर जाकर, तीसरी इकोनॉमी के लोग जो हैं। तो वो असल में वो पागलपन इस्लाम से और ईसाई मजहब से जो उनकी, क्योंकि ये किसी न किसी तरह से बराबरी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। ये विवेकानंद जी ने कहा, मैं कई बार आपके उस पर बता चुका हूं कि हमने समता और इक्वालिटी की जो तालीम है वो इस्लाम से ली। बिल्कुल। यही इस्लाम की सबसे बड़ी मुश्किल हो गई है कि वो बराबरी नहीं चाहते हैं। वो हिंदू समाज में ही वो शूद्रों को और औरतों को वो इंसान नहीं समझते। मैं आपकी आखिरी बात शायद मैं आपको बता रहा हूं, कल की खबर है या परसों की खबर है, मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में कब से वो शुरू हुआ था ना, मुसलमान नाम लिखे, काम करने वाले का नाम लिखे, ये कर ले। परसों देखिए क्या हुआ है वहां। एक वैष्णो ढाबा है, एक वेजिटेरियन ढाबा है, जिसका खाना खाने के लिए दिल्ली तक से लोग जाते हैं, मुसलमान चलाते हैं उसका, शायद उनका नाम शमशाद है। उसका नाम था संगम वैष्णव ढाबा। वहां पर एक साधु और वीएचपी के जो लोग हैं उन्होंने ये सवाल उठा दिया, संगम तो हिंदुओं का पूज्य स्थल है। यानी अब मतलब होगा मेरा नाम अगर संगम में रखूंगा, संगम तो उर्दू शायरी के अंदर संगम तो बहुत 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 आम नाम होता है। संगम का मतलब मिलाप होता है। संगम तो मिलना है, संगम इत्तेहाद है, संगम तो मिलने के लिए। और बहुत अच्छा, वैष्णव ढाबे का, मीट वाले ढाबे का नहीं, गाय का गोश्त बेचने वाले ढाबे का नहीं, भैंस का बेचने वाले ढाबे का नहीं। मुसलमान आदमी सिर्फ मालिक है, उसका नाम है, बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छा वेजिटेरियन खाना बनाते हैं, बिना प्याज के, बिना लहसुन के, बिना अदरक के।
उनको मजबूर किया है कि तुम अपना नाम बदलो, और उनको बदलना पड़ा है। ऐसा उसके अलावा इसी इलाके के किसी एक गांव से, रुद्रपुर से खबर आई, एक पोस्टर लगा हुआ है कि हाँ, यहाँ कोई भी गैर हिंदू कोई सामान बेचने वाला नहीं आएगा, किसी को आने की इजाजत नहीं होगी। तो ये एक अजीब पागलपन का यानी ये इस देश को तबाह करने के लिए बाहर से किसी को लाने की जरूरत नहीं है, दुश्मन को। देखिए, ये 14.5% है, सारी माइनॉरिटीज सिखों को ये मिला के ये 17% के करीब हो जाएंगे। उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में हिंदू हैं जो इस सबको नहीं मानते हैं। ये सिविल वॉर कराना चाहते हैं, और ये सिविल वॉर का जो सपना है ये मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था जब वो अंग्रेजों की दलाली कर रहा था। तो फिर भाई किससे लड़ो? मुसलमानों से लड़ो। मोदी साहब भी और आरएसएस भी, क्योंकि रोटी रोजी हिंदुओं की दिलानी है, वो दिला नहीं सकते, तो क्या करो? रोटी रोजी कौन छीनना है उससे मत लड़ो, अडानी अंबानी से मत लड़ो, आप किससे लड़ो? मुसलमानों से लड़ो। वो ताकत डाइवर्ट कर दो, मिलेगा वहां भी कुछ नहीं, और मुसलमानों की जो है दुश्मनी के बुनियाद पर वो सरकार। पाकिस्तान ने क्या किया है? असली दुश्मन कौन है? महंगाई बेरोजगारी नहीं है, शिया है, अहमदिया है, हाँ जी, औरतें हैं जो बराबरी की मांग कर रहे हैं, बंगाली हैं जो मेजोरिटी में है, तो वो कहते हैं कि अब हमको वहां की पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में अब हमको राज करने दो। जी, ये बहुत ही अजीब मजहब की बुनियाद पर जो नेशनलिज्म लाने की बात करते हैं। आपने वही बात जो आरएसएस और पाकिस्तान का भी जिक्र किया, ये वही हैं जो मुसलसल मुल्कों को तबाह करने में लगे हुए हैं, और आखिर में उन्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। मोदी जी इस बार बच गए, हो सकता है अगले इलेक्शन में ना बच पाए, क्या कुछ होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। इंटरनेशनल लेवल पर हमने डिस्कस किया इजराइल फिलिस्तीन जंग, जिसमें कुछ दलाल किस्म के लोग, इजराइल के दलाल, अरब हुक्मरान और भारत, वो जाकर के कुछ तय करते हैं, बाहर कुछ बताते हैं, अंदर कुछ डिस्कस करते हैं, और यहाँ भी किस तरह से जजों को बुला करके ये तय करने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू राष्ट्र लाने के लिए क्या क्या कुछ हमें करना चाहिए, कानूनी रास्ते। अब हम कोर्ट के जरिए कराएंगे। अच्छा, एक चीज बता दूं, मोदी या नो मोदी सवाल नहीं है। हाँ। ये भारत के संवैधानिक ढांचे के अंदर जितना कुछ कर चुके हैं उसकी तबाह, उसको सही करना बहुत ही मुश्किल काम होगा, बहुत ही मुश्किल काम होगा, बहुत ही मुश्किल काम। बेशक। और ये हमें नजर आ रहा है कि अपोजिशन पार्टियां भी बुलडोजर के खिलाफ आवाज नहीं उठा रही हैं। ये एक सॉफ्ट हिंदुत्व वाली कहानी है। वक्त हमारे पास खत्म हो गया, फिर कभी और बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें, हमें उम्मीद है कि आपको इससे बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।